Good morning, student. The part number 5th, globalization and Indian economy, economics class 10th. Okay, बेटा. So ये last part है, इसमें दो केस स्टडीज दिए जिनके बेसिस पे हम ग्लोबलाइजेशन के कुछ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया पे हुए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स compete और perish. उनको बेनिफिट हुआ या कंपटीशन हुआ. For large number of the small producer and worker, globalization has posed major challenge. तो हम बात करते हैं इन्होंने बहुत चैलेंज फेस किए बेटा. कई बार एनटीएससी में इन्हीं स्टोरीज से लेके कंडीशंस दे देते हैं और उस पर आपको आंसर देना होता है, तो ध्यान से देखना इन कंडीशंस. तो पहला है राइजिंग कंपटीशन, यानी कंपटीशन राइज होता है ग्लोबलाइजेशन. सीधी सी बात है, सारी कंपनीज आएगी, लोकल कंपनी बाहर के अदर कंट्रीज के, तो कंपटीशन फाइट होता है, राइट. और इस कंपटीशन में क्या होता है, इंडियन छोटी कंपनीज का, स्मॉल प्रोड्यूसर्स का. देखिए, रवि डिड नॉट एक्सेप्ट दैट द वुड हैव टू फेस ए क्रैश इन द सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ द लाइफ एंड इंडस्ट्रियल्स. तो इंडस्ट्रियलिस्ट है. रवि took a loan from the bank to start his own company producing Capistar in 1992. बेटा कैपिस्टर ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है इन होसूर एंड इंडस्ट्रियल टाउन इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में इंडस्ट्री लगाई लोन लेकर बेटा, राइट. Capistar are used in many electronic home appliances including tube-light, television. Within 3 years, he was able to expand production and had 20 workers working under him. तो हम कहते हैं कुछ साल में उसने अच्छा बेटा काम किया और 20 वर्कर को उसने काम दिया. And his struggle to run his company started when the government removed restriction on the import of Capistar. इसके बाद गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में और जो इंपोर्ट था उसको स्टार्ट किया. और जब कैपिस्टर का इंपोर्ट बाहर से आया, मेनली चाइना हम बात करते हैं, सबसे सस्ता इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेटा प्रोड्यूस करता है. इट एग्रीमेंट WTO 2001. His main client, the television companies, used to buy different component including Capistar in bulk for the manufacture of a television set. However, competition from the MNC brand forced the Indian television company to move into assembling activities of MNCs. तो बड़ी एमएनसी जब इंडिया में आ गई तो इंडियन की छोटी कंपनी बेटा, आपको याद होगा टेस्ला, ट्रोन, ऐसी बहुत सी टेलीविजन कंपनी इंडिया में एक टाइम थी बेटा 90s तक. बट जब ग्लोबलाइजेशन आया तो सारी कंपनीज खत्म हो गई और उन सब कंपनीज ने क्या किया, इन्हीं एमएनसी के लिए काम करना शुरू कर दिया, इनकी असेंबली लाइन कंसेप्ट, असेंबली लाइन के लिए. ठीक है. इवन व्हेन सम ऑफ देम ब्रॉट कैपिस्टर, दे वुड प्रेफर टू इंपोर्ट एट द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड आइटम व्हेन वाज हाफ द प्राइस चार्ज बाय पीपल. रवि, अब इंडिया में जो कैपिस्टर थोड़ा महंगा था, अब जब ये एमएनसी की एंट्री हुई तो ये जो छोटी कंपनी पहले जो टीवी बनाई थी वो एमएनसी के लिए काम कर रही थी. और एमएनसी का सबसे बड़ा बेटा एक ही टारगेट होता है कि लोएस्ट कॉस्ट रखी जाए. तो इनको वर्ल्ड में जहां भी सबसे सस्ता कैपिस्टर मिलता वहीं से उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया. और ऐसे में बेटा ये रवि टाइप की इंडस्ट्री जो थी, जो रवि ने लगा रखी थी, इनको खतरा हो गया. देखिए, रवि नाउ प्रोड्यूस लेस देन हाफ द कैपिस्टर इन प्रोड्यूस इन द ईयर 2000 and has only 7 workers working. तो 7 वर्कर रह के आधा प्रोडक्शन हो गया. Many रवि फ्रेंड इन द सेम बिजनेस इन हैदराबाद एंड चेन्नई हैव क्लोज्ड देयर यूनिट्स. और बहुतों ने अपनी यूनिट बंद भी कर दी. तो ये कंडीशन बेटा छोटे प्रोड्यूसर की होती है एमएनसी कंपटीशन से. चलिए नीचे देखिए, बैटरीज, कैपिस्टर, प्लास्टिक, टॉय, टायर, डेली प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल आर सम एग्जांपल इंडस्ट्रीज वेयर the small manufacturers have been hit hard due to competition and several of the units have shut down, rendering many workers jobless. And the small industries in India employ the large number of workers, 20 million in the country, next only to agriculture. तो सीधे कहाँ पे गए, प्राइमरी सेक्टर में बेटा ये एम्प्लॉयमेंट चला जाता है, वापस वहां और ज्यादा बर्डन हो जाता है. तो ये एक पहला एग्जाम्पल है बेटा राइजिंग कंपटीशन का. चलिए दूसरा देखते हैं. इसमें तो स्मॉल जो प्रोड्यूसर उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा. अब बात करते हैं बेटा कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट. अब इसी जो कंपटीशन की बात करें, इससे एम्प्लॉयमेंट की भी अनसर्टेनिटी बनी रहती है, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलता है शॉर्ट टाइम के लिए मिलता है. देखिए, क्योंकि हमने पॉजिटिव पॉइंट पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन का कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बट हम बात करते हैं जनरेट होता है पर वो अनसर्टेन होता है, हमेशा रेगुलर नहीं मिलता. Globalization and the pressure of the competition have sustainably changed the lives of workers. Faced with the growing competition, most employees these days prefer to employ workers flexibly. यानी flexibly, permanent नहीं रखना चाहते, flexibly, ताकि उनको आधी सैलरी देनी पड़े, उनको बेनिफिट नहीं देने पड़ते, राइट. This means that the worker jobs are no longer secure. तो इनकी जॉब सिक्योर नहीं है. Let us see the work of the garment. बेटा गारमेंट इंडस्ट्री सबसे बड़ा इससे इफेक्ट हुई है इन इंडिया, हैविंग द बियर द प्रेशर ऑफ कंपटीशन. चलिए नीचे इसकी केस स्टडी दी है, एक पिक्चर दी है बेटा, फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो एक्सपोर्ट जो क्वालिटी उनको बनाते हुए. चलिए, large MNC in the garment industry in Europe and America order their product from Indian exporters. These large MNCs with
वर्ल्ड वाइड नेटवर्क लुक फॉर द चीपेस्ट गुड इन द ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। तो सस्ता सामान चाहिए ताकि प्रॉफिट बढ़ सके, उस मार्केट में लोएस्ट कॉस्ट रख सके। टू गेट दिस लार्ज ऑर्डर इंडियन गारमेंट एक्सपोर्ट ट्राई हार्ड टू कट देयर कॉस्ट, और अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। और कॉस्ट सबसे बड़ी जो कॉस्ट लगती है प्रोडक्शन बेटा वो लेबर कॉस्ट होती है। देखिए, एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैनॉट बी रिड्यूस, एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट, यानी रॉ मटेरियल तो सस्ता ले रहे हैं, इसको और कम नहीं कर सकते, तो सीधा लेबर कॉस्ट को कम कर सकते हैं, राइट। तो वेर अर्लियर फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन द परमानेंट बेसिस, नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन द टेम्पररी बेसिस, या कॉन्ट्रैक्ट बेसमेंट को रखा जाता है। हर एक साल के कॉन्ट्रैक्ट रखा, पक्का नहीं करते उसे, उसको कुछ दिन एब्सेंट दिखा के फिर उसे पक्का कर ले, फिर अगले एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो हमेशा वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही चलता है। That they not have to pay workers for the whole year. Workers also have to put in every long working hours and work night shifts on the regular basis during the peak season. तो जब प्रेशर होता है तो वो रात को भी काम करते हैं, फिर भी उनको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट नहीं दिए जाते बेटा। वेजेस आर लो, वर्कर्स आर फोर्स्ड टू वर्क ओवर टाइम एंड मेक बोथ हैंड मीट। तो अपनी जीवन चलाने के लिए, बोथ हैंड मीट जीवन चलाने के लिए वो ओवर टाइम भी करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं, और जब इंडस्ट्री को इनकी जरूरत नहीं तो इनको काम से बाहर भी कर देते हैं, ठीक है। While this competition among the garment exporters has allowed to MNC to make large profit, workers are denied their fair share of the benefit brought about the globalization. तो जो बेनिफिट ग्लोबलाइजेशन का मिला है, कंपनीज ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, उसका बेनिफिट बेटा वर्कर्स को बराबर शेयर नहीं होता। देखिए, एक गारमेंट वर्कर, उसकी कहानी दी है, जैसे पीछे रवि की थी। 35-year-old Sushila has spent many years of work in the garment export industry in Delhi, and she was employed as a permanent worker entitled to health insurance, provident fund, PF बोलते हैं सब, overtime as a double rate. And when Sushila factory closed in late 1990, तो 1990 में बेटा इसकी कंपनी बंद हो गई थी। इससे पहले परमानेंट थी, कंपनी बंद हो गई तो इसके जॉब जाती रही। After searching for a job 6 months, she finally got a job 3 kilometers away from she lives, and even after working in the factory for several years, she is temporary. अब उसको दूसरी जॉब मिली 1980 के बाद बेटा, बड़ी इंडस्ट्री बंद हुई ग्लोबलाइजेशन के टाइम, राइट। तो उसको टेम्पररी वर्क मिला, अर्न्स लेस देन हाफ, पहले से हाफ सैलरी मिली। शी वॉज अर्निंग earlier. Susha leaves her house every morning, even day a week 7:30 AM and return 10 PM. तो टाइमिंग बहुत बड़ा हो गया बेटा इसका, यहाँ काफी टाइम लगा रही है। ए डे ऑफ फ्रॉम द वर्क मीन्स टू नो वेज, और जिस दिन छुट्टी लेती है उस दिन उसको वेजेस नहीं मिलते। एंड शी हैज नन ऑफ द बेनिफिट शी यूज गेट अर्लियर, तो इसको पहले वाले कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, ओके, PF, इस तरह से। फैक्ट्री क्लोजर टू हर होम हैव वाइडली फ्लक्चुएट ऑर्डर एंड देयरफॉर पे इवन लेस। तो पास थी, कम टेंशन थी और अच्छे बेनिफिट मिलते थे, बट अब ग्लोबलाइजेशन से उसको बेटा कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ समझौता करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये 2 स्टोरीज हैं। ऐसी ही बेटा कोई भी कंडीशन आपको NTS में मिल सकती है, तो ग्लोबलाइजेशन के जो डीमेरिट्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए आप अपना आंसर फिल करना, ओके। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैरा। द कंडीशन ऑफ द वर्कर एंड द हार्डशिप ऑफ द वर्कर्स डिस्क्राइब अबाउ have become common to many industry unit and service in India. Most workers today are employed in the unorganized sector. आज भी हम कहते हैं बेटा मैक्सिमम लोग unorganized sector में है। Moreover, increasingly conditions of the worker in the organized sector have come to resemble the organized sector, and workers in organized sector such as Sushila no longer get the protection and benefit that they enjoyed earlier. तो हम कहते हैं बेटा अभी भी बड़ा शिफ्ट चल रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में धीरे धीरे जॉब्स खत्म होती जा रही है और लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर से अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर होते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, लास्ट टॉपिक है बेटा ये स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबल। अब हम बात करते हैं, तो ये कंडीशन बेटा हर कंट्री में, तो इसके अगेंस्ट एक नया टर्म आती है, दैट इज फेयर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन अच्छी बात है, ट्रेडिशन। द अबव एविडेंस इंडिकेट दैट नॉट एवरीवन हैज अ बेनिफिट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। People with education, skill and wealth have made the best use of new opportunities. तो 3 लोगों को बेनिफिट है, जो एजुकेटेड है, स्किलफुल है और वेल्थी है। And on the other hand, there are many people who got not shared the benefit. Since globalization is not in reality, the question is how make globalization more fair. तो ग्लोबलाइजेशन की बात करें, रियलिटी है बेटा, आज है, इसके बिना आप जी नहीं सकते। हम पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर चुके हैं, अब अलग से कोई अकेला देश अलग से नहीं रह सकता, ओके। तो हम बात करते हैं, तो इसको कैसे फेयर बना जाए, ये बड़ी चैलेंज है। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड आल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। ये इसका एक फेयर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर 2 लाइनें बड़ी अच्छी थी, इनको लर्न रखना। तो इसमें पहला दिया बेटा क्रिएट अपॉर्चुनिटी, सबके लिए इसमें अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सिर्फ गिने चुने लोगों के ना हो। दूसरा बेनिफिट है वो सबके बराबर बढ़ना चाहिए, लेबर से लेके जो ऑनर है सभी में उसका शेयर बढ़ना चाहिए।
द गवर्नमेंट कैन प्ले ए मेजर रोल, इस चीज में बेटा हम कहते हैं गवर्नमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती है। एंड इट्स पॉलिसी मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली फॉर द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल ऑफ कंट्री। तो इसका रूल पॉलिसी ऐसी हो कि कॉमन पीपल के लिए भी कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट उसका ध्यान रखे, उसको प्रोटेक्ट करे। You have read about the some of the possible steps that government can take. For instance, the government can ensure that labor laws are properly implemented and the workers get their right. अब हम कहते हैं गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए लेबर लॉज प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो, वर्कर्स को बेनिफिट राइट मिले। हमने पीछे स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ा था, याद होगा, वहां गवर्नमेंट इन्हीं में छूट दे देती है बेटा मल्टीनेशनल्स को। तो वो गवर्नमेंट एक तरफ तो छूट दे रही, एक तरफ उससे अपील है कि फेडरेशन के लिए इन चीजों को इंप्लीमेंट कराए। तो ये पॉसिबल बहुत कम है। देखिए, इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल टाइम टिल। हाँ, ये कर सकती है बेटा, वो स्मॉल प्रोड्यूसर को सपोर्ट कर सकती है, उनको कम इंटरेस्ट पे पैसा देके या इंश्योरेंस फ्री करके और कुछ चीजें, टैक्स कम करके। इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट बैरियर लगा सकती है अदर कंपनीज में। इट कैन नेगोशिएट विद द WTO फॉर फेयर रूल्स, WTO से बातचीत कर सकती है फेयर रूल के लिए। इट कैन आल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO। अब सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये कि डेवलपिंग कंट्रीज मिलजुल कर आपस में जो डेवलप कंट्री का डोमिनेशन है उसके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं मिलकर। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। दो अच्छे पॉइंट है। जो पहला है वो गवर्नमेंट शायद अभी नहीं कर सकती बेटा। चलिए, फिर भी एक अच्छा सजेशन है। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव कंपनी कैंपेनिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल ऑर्गेनाइज हैव इन्फ्लुएंस्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन relating to trade and investment at the WTO, and this has demonstrated that people also can play an important role in struggle for fair globalization। तो इसमें कि आम आदमी भी इसमें बेटा काफी वर्क कर सकता है। ठीक है, चलिए लास्ट में देखते हैं बेटा, यहाँ पे WTO के अगेंस्ट एक पोस्टर दिया है, दैट इज एडम्पशन अगेंस्ट द WTO इन हांगकांग 2005। क्यों है? क्योंकि बेटा हम बात करते हैं ये चाइना का ही एरिया है, ऑक्युपाइड है, अपने आप को ये अलग से सेपरेट कंट्री भी मानता है। ठीक है, तो यहाँ लोगों को जो है ना सभी राइट्स नहीं मिलते हैं, लेबर्स वगैरह को। चाइना बहुत बुरी तरह बड़ा फोर्सली यहाँ लेबर से बहुत लॉन्ग टाइम वर्क कराता है कम वेजेस में, और इसके अगेंस्ट ये अपोज हुआ था। आज समिंग अप है बेटा, ये पूरे चैप्टर की समरी दी है, इसमें कुछ नहीं है, फटाफट देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी लुक एट द प्रेजेंट फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, ये डेफिनेशन दे दी। दिस हैपनिंग इन थ्रू द ग्रेट फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और कैसे होता है ग्लोबलाइजेशन? आज अगर ग्रेट फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है। MNC आर प्लेइंग द मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। सबसे ज्यादा जो काम कर रहा है MNC ही कर रही है ग्लोबलाइजेशन में। एंड मोर MNCs आर लुकिंग फॉर लोकेटिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड द चीप फॉर देयर प्रोडक्शन। सबसे पहला इनका मोटो है कि सबसे सस्ता प्रोडक्शन हो ताकि पूरे वर्ल्ड में अपना ट्रेड कर सके। एज वेल प्रोडक्शन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स वे। कॉम्प्लेक्स वे में प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है। टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली IT हैज प्लेड ए बिग रोल इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। तो ये हमने दो पर पढ़े, ग्रेटर फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, ये IT के बेस पे ही हो रहा है बेटा, बिना IT के ये पॉसिबल नहीं था। इन एडिशन लिबरेशन ऑफ द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेटेड द ग्लोबलाइजेशन बाय रिमूविंग बैरियर बाय ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड बैरियर जो हटे हैं, लिबरलाइजेशन जो है उससे भी बेटा इसको बेनिफिट मिला है। WTO हैज पुट प्रेशर ऑन डेवलपिंग कंट्री टू लिबरलाइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और जो कुछ कंट्रीज पे प्रेशर बनाया WTO ने ताकि वो अपने ट्रेड बैरियर्स हटाए, लिबरलाइजेशन को फेवर करे। वाइल ग्लोबलाइजेशन इज द बेनिफिट द वेल ऑफ कंज्यूमर्स एंड आल्सो प्रोड्यूस विद स्किल एजुकेटेड वेल्थी मेनी स्मॉल प्रोड्यूसर और वर्कर्स हैव सफर्ड। तो ये लोग बेनिफिट ले रहे हैं, ये सफर कर रहे हैं। एंड राइजिंग कंपटीशन ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड बी क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल आल्सो एंसर द बेनिफिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन से। ये लगभग पूरी समरी है बेटा चैप्टर की, एक एक टॉपिक का एक एक दो चार चार लाइन दी है। ठीक है, चलिए बुक के एंड में आते हैं बेटा। थोड़ी सा अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, एक बार इनको चेक कर लेना। सबसे मेन है फिंदी ब्लैंक्स, कई बार साइज से सेम क्वेश्चन मिलता है। तो पहला फिंदी ब्लैंक्स है, इसको आप चेक कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, फिर मैच द कॉलम है, इसको भी चेक कर सकते हैं आप, 5 1 4 3 2। ओके, इसके बाद लास्ट में फिर MCQ दिए हैं, काफी अच्छे हैं। इनकी टर्म्स बड़ी खतरनाक है, जो अंडरलाइन किए हैं वो बेटा आपको कंफ्यूज करेंगे, तो फाइनलाइज करना। फर्स्ट का C, सेकंड का B और थर्ड का D। ठीक है, तो यहाँ ये आपका चैप्टर और होता है। आपको बेटा जब भी वीडियो नहीं मिलेगा, मेरी संडे को आपको इससे रिगार्डिंग असाइनमेंट होगा MCQ बेस और जैसा भी। ठीक है, थैंक यू।